आज हमारा इकोनॉमिक्स है, पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था, इसके विकास का इतिहास। उसका पहला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो उत्तर, एक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रायः दो दृष्टियों से किया जाता है। पहला स्वामित्व के आधार पर तथा व्यवसाय के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इसके दो प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। व्यवसाय के आधार पर इसके तीन प्रमुख क्षेत्र होते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो अर्थव्यवस्था दो आधार पर वर्गीकृत की जाती है। पहला है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसका उत्तर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच का मार्ग। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था निजी उद्यम तथा सरकार दोनों के द्वारा संचालित होता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण सरकार के अधीन होते हैं तथा शेष निजी उद्यम के हाथ क्षेत्र दिए जाते हैं। इस व्यवस्था को हमें पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच स्वर्णिम मार्ग कह सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। आगे, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, समझाएं। इसका उत्तर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था लाभ के लिए चलाई जाती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का प्रबंधन सरकार के हाथों में होता है या सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों से चलाई जाती है। आगे हमारा, अर्थशास्त्र के उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, उदाहरण दें। तो उत्पादन के निम्नलिखित 5 साधन है। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन, साहस। आगे है हमारा छठा क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था। 7वां क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक नई आर्थिक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन राज्यों अथवा सरकारों के अधीन होते हैं तथा उन पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इस अर्थव्यवस्था में अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं, वरना लोक कल्याण होता है। इसमें समाज के प्रत्येक सदस्य की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। आगे हमारा, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारिक संरचना का अर्थ है उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि आते हैं। आगे हमारा, आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है या संचालन का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर होगा हमारा, आधारभूत संरचना पर ही अर्थव्यवस्था की अधिरचना
खंड होते हैं। यह अर्थव्यवस्था की नींव है। बिजली, सड़क, पानी, परिवहन, यहाँ पे दूर संचार होगा की सुविधा के बिना आधुनिक समय में उत्पादन बढ़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जीवन स्तर पर उठने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है। अगला आर्थिक विकास क्या है, तो इसका उत्तर होगा आर्थिक विकास दो शब्दों से बना है, आर्थिक तथा विकास। इसके अंतर्गत सभी मानवीय, पूंजीगत तथा प्राकृतिक एवं तकनीक साधनों का विकास शामिल किया जाता है। आगे हमारा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, समझावे। तो इसका उत्तर होगा प्रत्येक देश का आर्थिक विकास अनेक घटकों से प्रभावित होते हैं, जैसे जनसंख्या की मात्रा, पूंजी का निर्माण, तकनीक विकास आदि। इन घटकों के आर्थिक विकास निर्धारक तत्व अथवा आधार कहा जाता है। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कौन कौन से घटक हैं? उत्तर, आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले दो घटक है। पहला आर्थिक घटक जैसे संसाधन, श्रम शक्ति इत्यादि, तथा दूसरा आर्थिक घटक जैसे सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि। आगे आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, जैसे कि व्यापार, उद्योग, चिकित्सा इत्यादि। आगे भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेवार है, समझावे। तो इसका उत्तर होगा भारत में आर्थिक नियोजन के लिए नीति योजना आयोग का गठन किया गया है। यह 15 मार्च 1950 को अस्तित्व में आया है। भारत में प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष अरविंद पानगिरी हैं। आगे हमारा है आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं और नियोजन के मुख्य उद्देश्य। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है देश के आय को इस प्रकार खर्च करना कि सर्वगिन्य तथा सतत विकास। भारत में यह कार्य नीति योजना आयोग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना, आय के स्रोतों को बढ़ाना, सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य के लिए भी राशि का आवंटन और प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए योजना का निर्माण करना। आगे आर्थिक नियोजन क्या है, सापेक्ष में व्याख्या करें। तो उत्तर, योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देशों के संसाधनों के विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। भारत में यह कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार योजनाओं के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विकास की गति को तेज कर आर्थिक विकास करती चली आ रही है। आगे हमारा क्वेश्चन है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय हैं? तो उत्तर, इसका निम्नलिखित उपाय है। पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण, शिक्षा का प्रसार, बाढ़ पर नियंत्रण एवं उद्योगों का विकास। आगे हमारा बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 मुख्य कारणों को लिखे। तो बिहार राज्य के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। पहला है अशिक्षा, दूसरा जनसंख्या, तीसरा तकनीक का अभाव तथा पूंजी पर आधारित संरचना का अभाव। आगे है उपनिवेश किसे कहते हैं? तो जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण प्रारंभ कर देता है, उसके द्वारा कब्जे में लिए गए देश को ही उपनिवेश कहते हैं। भारत में 15 अगस्त 1947 में पूर्वी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं? तो ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित है या जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग
सकते हैं, जैसे कि आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर की चटनी सॉस यानी बनाना आदि। आगे है नरेगा का पूर्व रूप लिखें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत शुरू की गई या सापेक्ष में नरेगा कहा जाता है। आगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या समझते हैं? उत्तर सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसा प्रणाली है जिनके तहत क्षेत्र के नागरिकों को खाने के लिए रोटी उचित सरकारी दर पर उपलब्ध कराता है, ताकि कोई भी गरीब रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति भी निर्धारित कैलोरी को पूरा कर सके। आगे सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्योग व्यवसाय आते हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण रहता है। इस क्षेत्र उद्योग सरकार के द्वारा संचालित एवं नियमित होते हैं तथा सरकार ही उनका एक मात्र स्वामी या प्रमुख अंशधारी होते हैं। यह क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रिया में लोक कल्याण को अधिक महत्व देता है। आगे कुल सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत 1 लाख वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य को कुल सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें देश के नागरिकों तथा गैर नागरिकों के अंशदान को शामिल किया जाता है। यह किसी भी देश के जीवन स्तर का एक संकेत देता है। आगे है मानव विकास रिपोर्ट या UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई वह रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों की शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। मानव विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार भारत का स्थान 126वां है। आगे सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है? उत्तर ऐसा अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करते समय इस बात का पूर्ण ख्याल रखा जाता है कि विकास का क्रम सतत जारी रहे, टिकाऊ हो और इसमें भविष्य की ज़रूरतों का खास ख्याल रखा जाता है। ब्रूडलैंड आयोग के अनुसार सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं बिना भावी पीढ़ियों की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया जाता है? उत्तर भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन की प्रक्रियाओं को पूरे करने के लिए नीति योजनाओं आयोग तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों के मध्य तालमेल स्थापित करने हेतु किया गया है। राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन राष्ट्रीय विकास द्वारा ही होता है। आगे है समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा होता जाता है तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत नहीं है, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। आगे गरीबी को जन्म देती है। कैसे? उत्तर गरीबी इसलिए गरीबी है कि इनमें गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है और अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चे की पैदाइशी जन्म अधिक होता है। फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। गरीब का कुचक्र अनावरण
अनवरत चलता रहता है। इसका अर्थ है कि गरीब ही गरीब को जन्म देता है। वुड्सलैंड आयोग ने सतत विकास को कैसे परिभाषित किया है? सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ रहे। वुड्सलैंड आयोग ने सतत विकास को परिभाषित करते हुए बताया है कि विकास की प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। आगे, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? इसका कैलोरी के आधार पर कैसे निर्धारण होता है? तो गरीबी रेखा से नीचे हम उस जनसंख्या को शामिल कर लेते हैं जिसके दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही संभव ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वैसे लोग जिन्हें 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त होता है। गरीबी रेखा से नीचे माना गया है कि उन्हें BPL के नाम से भी जाना जाता है। गरीबी को परिभाषित करें। वैसी स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र एवं आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, गरीब कहलाती है। निर्धारणता का दूसरा नाम वास्तविक आय है। आगे है, गरीबी के दुष्य चक्र का क्या अभिप्राय है? गरीबी को जन्म देती है, जिससे प्रसिद्ध अर्थशास्त्र रैगनर नाम से गरीब के दुष्य चक्र के रूप में परिभाषित किया है। इनके अनुसार लोग गरीब इसलिए हैं कि उनमें गरीबी है, और गरीबी इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए उनकी आय कम होती है। पुनः अगली पीढ़ी में भी स्थिति बनी रहती है और गरीब का कुचक्र चलता रहता है। आगे, बीमारू राज्यों में भारत के किन प्रांतों को शामिल किया जाता है? उत्तर, इसके अंतर्गत बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को शामिल किया जाता है। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इन्हें इस नाम से जाना जाता है। आगे हमारा तीसरा संसार अथवा दक्षिण किसे संबोधित किया जाता है? तो उत्तर, वे अर्थव्यवस्था जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें हम तीसरा संसार या अथवा दक्षिण या विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के प्रमुख सूचक कौन से हैं? समझाएं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के प्रमुख सूचक औसत आयु। भारत में औसत प्रत्याशित आयु आज भी विकसित देशों की तुलना में कम है। महिलाओं की औसत आयु 66.9 वर्ष है, जबकि पुरुषों की औसत आयु 63.9 है, जबकि विश्व के विकसित देशों में यह 70 वर्ष से अधिक है। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु शिशु मृत्यु कहलाती है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म शिशुओं के मृत्यु की संख्या है। मौलिक साक्षरता दर किसी समाज के 15 वर्ष की कुल जनसंख्या 15 वर्ष से ऊपर की साक्षर लोगों की संख्या के प्रतिशत को मौलिक साक्षरता दर के रूप में माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इनके दो कार्य कौन कौन से हैं। उत्तर, अर्थव्यवस्था के तात्पर्य है वैसे क्रियाएं का संपादन जिससे आर्थिक उत्पादन निहित होता है। आर्थर लेविस ने अर्थव्यवस्था के संबंध में कहा है कि व्यवस्था का संबंध किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करना। नाउन के ने कहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। कहना नहीं होगा कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य का मौलिक प्रकार अपनी आजीविका का संपादन करता है। अर्थव्यवस्था का दो कार्य इस प्रकार है। पहला है लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। दूसरा है लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसके अवगुणों की विवेचना कीजिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र में निजी उद्यम पाया जाता है जो निजी लाभ के लिए काम करता है। आगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण, संपत्ति एवं आय की असामान्यताओं के कारण देश की संपत्ति व पूंजी का केंद्रीयकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में रहता है और समाज में गरीब व अमीर के बीच खाई बढ़ जाती है। दूसरा है सामाजिक कल्याण का अभाव। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वाहित एवं स्वकल्याण की भावना सर्वोपरि होती है तथा सामाजिक कल्याण की भावना का पूर्ण रूप से अभाव होता है। आगे हमारा, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया वर्णन करें। तो अंग्रेजों ने प्रारंभिक से ही फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर भारत पर राज्य किया है। हमारा देश कृषि प्रधान होने के बाद भी व्यापार, उद्योगों एवं सांस्कृतिक विकास के लिए विश्व में जाना जाता है। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। जैसे भारत का एक कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले देश के रूप में आर्थिक शोषण, यहाँ की जनसंख्या का गुलाम एवं मजदूरों के रूप में शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक शोषण। तीसरा है, उनकी सारी नीतियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था का जर्जर और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बनाई गई है। आगे हमारा, यातायात के साधनों एवं मार्गों का भी इतिहास ही विकास किया गया है जितने उनके सैनिक एवं व्यापारिक वस्तुओं का आवागमन हो सके। आगे हमारा, सतत विकास समय की आवश्यकता है, इस कथन को स्पष्ट करें। विकास के क्रम में प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु, जंगल, पेट्रोल, कोयला, गैस आदि का उपयोग होता है। अत्यधिक उपयोग से भावी पीढ़ी के प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता घटती है। इसके कारण भावी पीढ़ी इससे वंचित हो सकती है और इन अत्यधिक उपयोग पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को बढ़ा देता है। इससे जीवन एवं भविष्य का विकास प्रभावित होता है। अतः वह सतत धारणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं
की अवहेलना ना करें। आगे हमारा भारत में बुनियादी सुविधाएं या आधारभूत ढांचा का वर्णन करें। भारत में बुनियादी सुविधाएं अथवा आधारभूत ढांचा रीढ़ की हड्डियों के समान, इसके बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। बुनियादी सुविधाएं या आधारभूत ढांचे के दो भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। पहला, आर्थिक आधारभूत संरचना। इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास के क्षेत्र से है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। आगे है वित्त, बैंक क्षेत्र, बीमा क्षेत्र आदि। ऊर्जा, कोयला, विद्युत, गैस, पेट्रोलियम, यातायात, रेलवे, सड़क, वायुयान, जलयान, संचार, डाक, तारा, टेलीफोन, टेलीसंचार, मीडिया एवं अन्य। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना यह अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादन में वृद्धि कर आर्थिक विकास की सहायता प्रदान करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नागरिक सेवाएं इत्यादि। आगे है भारत के लिए नियोजन क्यों आवश्यक है। भारत एक अर्धविकसित राष्ट्र है। यहाँ की कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। देश में पूंजी का अभाव है। उत्पादन व्यवस्था असंतुलित है तथा नागरिकों का भी जीवन स्तर निम्न है। भारत आर्थिक दूरदृष्टिकोण से एक निर्धन देश है। इसकी निर्धनता सभी प्रकार के विकास कार्य से बाधक सिद्ध होती है। पूंजी के अभाव में विनियोग तथा विकास की दर भी बहुत कम है। अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास तथा बेरोजगार निर्धनता और देश में व्याप्त आय एवं धन के वितरण के विषमताओं को समाप्त करने के लिए नियोजित आवश्यकता। पहला, भारत में नीति आयोग के गठन एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाले। तो उत्तर, निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्योगों को प्राप्त करने के लिए विकास योजना बनाई जाती है। अभी तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना को पूरा किया जा चुका है। भारत में नीति आयोग 5 साल के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया है। इनके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के शब्द में आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देशों के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना। अर्थात इस योजना का आयोग का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास दर को बढ़ाना तथा कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। आगे हमारा बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपायों को लिखो। बिहार में पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे पहला है कि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। बिहार में तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की जनगणना 10,38,4,637 करोड़ हो गई है। बढ़ती जनसंख्या विकास से बड़ी बाधक है। आगे हमारा धीमी कृषि का किस विकास से राज्यों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यहाँ की कृषि व्यवस्था उन्नत नहीं है, जिससे कि कृषि पिछड़ा हुआ है। आगे उद्योग धंधों का अभाव। झारखंड के अलग होने से अधिकांश उद्योग आधे झारखंड चले गए और जो कि पिछड़ेपन का
मुख्य कारण है। आगे है बाढ़ एवं सूखे से क्षति। बिहार को बाढ़ एवं सूखे से प्रति वर्ष काफ़ी क्षति उठानी पड़ती थी। प्रत्येक वर्ष सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा आदि जिलों में बाढ़ तथा सूखा की स्थिति देखने को मिलती है। आगे है गरीबी। बिहार भारत के बीमारू राज्यों में से एक है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। इस प्रकार यह गरीबी का कुचक्र चलता रहता है। आगे है प्राकृतिक संसाधनों को समुचित उपयोगों का अभाव। बिहार है उपलब्ध है। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। झारखंड के अलग हो जाने के बाद यहाँ वन्य एवं खनिजों की कमी हो गई है। इसके पिछड़ेपन का शिकार है। कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार में प्रशासन व्यवस्था की स्थिति भी काफ़ी खराब है। पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों के संयुक्त परिणाम है तथा इसके समृद्ध एवं कृषि एवं ग्राम प्राधान्य राज्य है। अतः कृषि के विकास और आधुनिकीकरण के बिना राज्यों की संबंधित संभव नहीं है। बिहार में कृषि वर्तमान स्थिति अत्यंत शोचनीय है। इसमें सुधार के लिए भूमि सुधार कार्यक्रमों का प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि कार्य के पर्याप्त बिजली की आपूर्ति तथा बाढ़ और जल जमाव की समस्याओं का अभाव समाधान आवश्यक है। बिहार की भूमि उर्वरक है और यहाँ कई प्रकार की व्यावसायिक फसलें का उत्पादन होता है। अतएव इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्यों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की विकसित करना भी आवश्यक है। आगे बिहार के आर्थिक विकास की स्थितियों को विवेचना कीजिए। तो उत्तर, देश के एक प्रमुख राज्य होने पर भी बिहार आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ है। पर वस्तुतः आर्थिक विकास के प्रयास सभी मापदंडों पर यह देश के अन्य सभी राज्यों से नीचे है। किसी राज्य के विकास का स्तर अंततः उसके ऊंचा घरेलू उत्पादन पर निर्भर करता है। देश के विकसित राज्यों की तुलना में बिहार एक शुद्ध राज्य। घरेलू उत्पादन, काम, प्रति व्यक्ति आय का विकास एवं एक अन्य महत्वपूर्ण संकेत है जो कि जीवन स्तर को प्रभावित करता है और जनसंख्या सांद्रता अधिक होने के कारण भी बिहार वासियों की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है। 2005 से लेकर 6 में जहां हरियाणा और महाराष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय इतना रुपये थी, वहाँ बिहार की प्रति व्यक्ति आय की मात्रा इतना रुपये थी। खनिज संपादन, औद्योगिक विकास का आधार, विभाजन पूर्व खनिज पदार्थ की दृष्टि से बिहार देश का सबसे धनी राज्य, परंतु विभाजन के पश्चात बिहार के अधिकांश खनिज नवनिर्मित राज्य झारखंड में चले गए और इसका बिहार के औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पूंजी आदि के अभाव में उत्तरी बिहार के चीन, जूट, कागज आदि अधिकांश कृषि आधारित उद्योगों रुग्ण अवस्था में है अथवा बंद हो गए हैं। परिणामतः राज्य की अधिकांश जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर, परंतु बिहार की कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था में है तथा इसकी उत्पादकता देश के प्राय अन्य सभी राज्यों में कम। बिहार के आर्थिक सामाजिक दोनों ही संरचनाएं बहुत कमजोर एवं निम्न स्तर की राज्यों में
राज्यों में बिजली की बहुत कमी है तथा यह कृषि एवं उद्योग दोनों के विकास में बाधक सिद्ध होता है। आगे आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धियों में अंतर बताएं। आर्थिक विकास एक ऐसा है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ता है। सामान्य तौर पर आर्थिक विकास एवं वृद्धि दोनों में कई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में विशेषज्ञों ने इनमें निम्नलिखित अंतर पाया है। श्रीमती उर्सुला हिस्क के अनुसार आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित उन्नत देशों के संबंध किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है। आर्थिक विकास का आर्थिक वृद्धि में अंतर। आर्थिक विकास विकसित देशों के विकास से संबंधित अवधारणाएं हैं, जबकि आर्थिक वृद्धि विकसित देशों के विकास से संबंधित अवधारणाएं हैं। आर्थिक विकास आकस्मिक तथा रुक कर परिवर्तन आते हैं, जबकि आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक दीर्घकाल में स्थिर प्रक्रियाएं हैं। आर्थिक विकास से उन्नति की प्रबल इच्छा एवं सृजनात्मक शक्तियों का प्रतिफल, जबकि आर्थिक वृद्धि का एक परंपरागत तथा नियमित घटनाओं का परिणाम है। आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि होती है, जबकि आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीक और संस्थागत परिवर्तन होते हैं। आर्थिक विकास गत्यात्मक संतुलन की स्थितियों को बताती है, जबकि आर्थिक वृद्धि स्थैतिक संतुलन की स्थिति होती है। आगे हमारा आर्थिक विकास का मापना कुछ सूचकांकों के माध्यम से करें। आर्थिक विकास का मापन निम्न सूचकांकों के माध्यम से किया जाता है। पहला, राष्ट्रीय आय देश में होने वाली वृद्धि को मापने का महत्वपूर्ण मापदंड विश्व बैंक के अनुसार जिन देशों में इतना रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है उन्हें हम समृद्ध माना जाता है, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये या उससे कम भी उन्हें निम्न आय वर्ग में रखा था। भारत निम्न आय वाले देश शामिल किया गया है तथा 2004 के आंकड़ों के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय 28,000 रुपये थी। मानव विकास सूचकांक, इसके अंतर्गत लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत का इसका सूचकांक में 126वां रैंक है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सूचकांकों का भी सहारा लिया जाता है, जैसे कि मानव निर्धारणता सूचकांक इत्यादि। आगे आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें। उत्तर, आर्थिक विकास से शाब्दिक अर्थ देश के सभी प्रकार के संसाधनों में विस्तार एवं वृद्धि करना, जिसके परिणाम स्वरूप देश के सकल उत्पादकता और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। आर्थिक विकास के प्रमुख क्षेत्रों में कृषि सर्व प्रमुख है, क्योंकि आज भी यह सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में
भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद में उद्योगों का स्थान है, जिसमें कुशल मजदूरों के कार्य दिए जाते हैं। आर्थिक विकास में इस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, क्योंकि उत्पादित वस्तुओं को निर्यात कर हमें विदेशी मुद्राओं को प्राप्त होती है, और सेवाएं क्षेत्र सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक तीव्र विकास दर्ज की गई है। परंतु इसमें सूचना प्रौद्योगिकी IT सबसे ऊपर है। इसमें अति कुशल लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलता है। आज सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान दे रहा है। आगे हमारा आर्थिक विकास के माप किस प्रकार की जाती है? उत्तर, आर्थिक विकास आवश्यकताओं के रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसके कारण दीर्घकाल में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है। आर्थिक विकास की माप निम्न दो प्रकार से की जाती है। पहला, राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास से प्रमुख सूचकांक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योगदान को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जिस देश में राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। जिस देश के राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित देश कहलाता है। आगे है प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास के माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है, वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। आगे, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। आगे है आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास में क्या अंतर है, वर्णन करें। आर्थिक विकास का अर्थ है कि प्राकृतिक या मानवीय संसाधनों कुशल प्रयोग के द्वारा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि एवं रोस्टोट के अनुसार आर्थिक विकास एक और श्रम में शक्तियों में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच संबंध। मौद्रिक विकास के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उस काल को शामिल करते हैं जिसके अंतर्गत मुद्रा के प्रादुर्भाव से आधुनिक मुद्राओं के प्रचलन के काल को शामिल करते हैं। इनकी शुरुआत मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत से होती है, जिसके बाद से अब तक इसके स्वरूपों में अनेक परिवर्तन हुए हैं। आगे है मुद्रा के आवागमन से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन तथा इसके विभिन्न सिक्कों के आवागमन हुआ है। कागजी मुद्रा पहली बार चीन में आया और आधुनिक कालों में प्लास्टिक मुद्रा जैसे ATM एवं क्रेडिट कार्ड का प्रचलन हुआ। आगे हमारा अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा जाता है? इसका उत्तर, अर्थव्यवस्थाओं का व्यवसाय अथवा आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के संरचना की जाती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कई सारा गंभीरता तथ्य जैसे उत्पादन, उपभोक्ता विनिमय आदि आते हैं। इनमें गतिविधियां संचालित होती है जिसमें कि बीमा, बैंक, व्यापार, कृषि, संचार आदि उल्लेखनीय है। इनकी क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 भाग में विभक्त किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, उद्योग एवं व्यवसाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आर्थिक विकास के प्रारंभिक काल में कृषि पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकताएं होती है। वर्तमान समय में कृषि
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्षेत्र के उद्योगों को कई मूलभूत सुविधाएं प्रदान करता है। कृषि के अलावा पशुधन, वन, मत्स्य पालन आदि संबंधित तथ्य हैं। वित्तीय क्षेत्र में वित्तक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से खनिज एवं उद्योगों के उद्योग जगत आते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। वस्तुतः किसी देश के आर्थिक विकास में खनिज संसाधनों का विशेष महत्व होता है। इसे आधुनिक सभ्यता के विकास के आधार पर माना गया है। द्वितीयक क्षेत्र के विकास करने में प्राथमिक क्षेत्र भी विकसित होने लगते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निर्माण उद्योग, ऊर्जा उद्योग आदि आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्रों का कुल योगदान लगभग आधा हिस्सा है और तृतीय क्षेत्र इस क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार व्यवस्था तथा सामाजिक सेवाएं का स्थान आता है। इस क्षेत्र के विकास होने पर प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन कुशलता भी बढ़ जाती है। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का यह एक प्रमुख अंग बन गया है, जिसका योगदान 56% है, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से दुगनी है। आगे